मनता। आओ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਗੌਤਮ ਮहेश्वरम जी ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन तमाम संगठनों के द्वारा आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इन तमाम संगठनों के द्वारा 9 तारीख को 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया है। उसकी तैयारी के अंदर सारे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी वरंगल में उसी तैयारी के अंतर्गत हो रहा है। साथियों, जो विषय आज चर्चा करने के रखे हुए हैं उन विषयों से संबंधित बातें तमाम वक्ताओं के द्वारा आज आप लोगों के सामने रखी गई। कंक्लूजन में कुछ बातें मैं भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। साथियों, 1848 से लेकर आधुनिक भारत में हमारे महापुरुषों के द्वारा आंदोलन शुरू किए गए। 1848 को महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया और 1956 तक अगर हम गिनती करें तो 108 साल का समय होता है। 108 साल के समय इस आंदोलन में लगा। बहुत लंबा समय लगाकर हमारे महापुरुषों के द्वारा हमें एक अधिकार हासिल किया गया। बहुत मूल्यवान अधिकार हासिल किया गया, बहुत मौलिक अधिकार हासिल किया गया। और एक है वोट का अधिकार। ये वोट का अधिकार है, ये सामान्य अधिकार नहीं है। इस एकमात्र अधिकार के द्वारा किसी प्रकार का खून खराबा किए बगैर, किसी प्रकार का खून बहाए बगैर हम आजाद भारत में शासक वर्ग बन सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार की तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। केवल वोट का अधिकार सही तरीके से उपयोग और प्रयोग करने की जरूरत है। और इस अधिकार के उपयोग के द्वारा अगर हम लोग आजाद भारत में शासक वर्ग बन सकते हैं तो निश्चित रूप से वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, बहुत मूल्यवान अधिकार है। अगर वोट का अधिकार इतना महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकार है तो इतना लंबा समय होने के बावजूद भी हमारे लोगों को, जिनकी 100 में 85% संख्या है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन लोगों की संख्या 85% है। 85% बहुत ज्यादा संख्या होती है। उत्तर प्रदेश में मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो 403 विधानसभा की सीटें थी। उसमें पूर्ण बहुमत के लिए 203 सीटें की जरूरत थी।
और 207 सीटें मायावती को मिली। 207 सीटें जब मिली तो उसको पूर्ण बहुमत मिला। वोट ऑफ परसेंटेज था 30%। पंजाब के लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी कि 207 विधानसभा की सीटें केवल 30% वोटों के आधार पर मिली। इसका मतलब यह है मल्टी पार्टी सिस्टम में 30% वोटों के आधार पर पूर्ण बहुमत हासिल किया जा सकता है। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, 200-300 साल पहले की बात नहीं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भूलने की आदतें हैं, बहुत ज्यादा आदतें हैं भूलने की। तो इस वजह से लंबे देर की अगर कोई बात हो तो आदमी भूल भी सकता है। ये बहुत लंबे देर की बात नहीं है, अभी अभी की बात है कि 207 सीटें केवल 30% वोटों के आधार पर मिली और SC ST OBC माइनॉरिटी की 85% वोटें हैं। ये बात मैं इसलिए बार बार आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। SC ST OBC माइनॉरिटी ऐसे खास शब्द प्रयोग का भी उपयोग कर रहा हूं। संविधान में इन लोगों को जो नाम दिए हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, ये संवैधानिक नाम है, संवैधानिक नाम है। इस वजह से ये डिरोगेटरी भी नहीं है। अगर ये डिरोगेटरी होता तो इसको संवैधानिक नाम नहीं दिया जा सकता। इन शब्दों का हमारे भाषणों में उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। वैसे बहुत सारे दूसरे शब्द हम लोग उपयोग करते रहते हैं। केवल एक जाति समूहों की मदद से हम पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकते। इस सत्य को स्वीकार करके काम करना चाहिए। होता यह है कि हम लोग अपने लक्ष्य को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं करते, अपने उद्देश्य को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं करते, और ठीक से आइडेंटिफाई ना करने की वजह से उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या गुना भाग करना होगा ये हम डिसाइड नहीं करते। कहां जोड़ना होगा, कहां घटाना होगा, इसका कैलकुलेशन ठीक से करते नहीं। कैलकुलेशन करना एक बौद्धिक काम है। जमीनी स्तर पर उतारने का मामला दूसरे नंबर पर आता है। अगर आपका बौद्धिक स्तर में कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है तो आप जमीनी स्तर पर उसको उतारोगे कैसे? अगर आपका दिमागी प्लानिंग ही सही नहीं है, अगर आप कागज में सही तरीके का प्लानिंग नहीं बनाते हो तो जमीनी स्तर पर उसको उतारने का जो मामला है वो कैसे करोगे? तो ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ध्यान को आधार बनाकर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जातियां हमारे समाज की वास्तविकता है, मगर ये बात समझना और जानना जरूरी है कि समाज में बेनिफिशियरीज ऑफ द सोशल सिस्टम कितने लोग हैं। हमें अपनी विचारधारा डेवलप करनी होगी। लोगों को जबरदस्ती से तो नहीं इकट्ठा किया जा सकता। लोगों को विचारधारा के आधार पर ही इकट्ठा किया जा सकता है। विचारधारा ही सीमेंटिंग करने का काम करती है। अगर हमारे पास सही तरीके की विचारधारा नहीं है तो सीमेंटिंग सही नहीं होगा। जोड़ने का काम तो विचारधारा ही करती है। जिस रसायन का जोड़ने के लिए आप उपयोग करोगे वो रसायन तो ठीक होना चाहिए। अगर बुनियादी रूप से वो रसायन ही ठीक नहीं है
तो आप उस रसायन का उपयोग करने के बाद भी सफल नहीं हो सकते। बुनियादी रूप से वो रसायन ठीक होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, और उसका पूर्वानुमान करने की योग्यता नेतृत्व करने वाले के पास होनी चाहिए। कोई चीज अमल में लाने के पहले आपके पास कागज में कैलकुलेशन करने का हुनर होना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते तो अमल करने के बाद फिर गलती हो गई है, ऐसा कहने का क्या मतलब? हमारे पास कागज पर कोई सही तरीके का प्लान होना चाहिए, और पुराने ढर्रे पर काम करने से काम सफल नहीं हो सकता। ज्योतिराव फुले के समय में चुनाव थोड़ी था, मगर काशीराम जी के समय में तो चुनाव था। तो सोचना तो पड़ेगा ना, चुनाव अगर काशीराम जी के समय में था तो उनको चुनाव को ध्यान में रखना पड़ेगा। दुनिया भर की लड़ाई लड़ोगे और चुनाव छोड़ दोगे तो सारा का सारा आपका आंदोलन जो भी आप करते हो तो चुनाव में सारा का सारा गायब हो जाएगा। दूसरे लोग उभर कर आ जाएंगे, दूसरे लोग ताकतवर हो जाएंगे, तो आपको एक्शन तो करना पड़ेगा। तो इसलिए बामसेब जो है ये पढ़े लिखे मुलाजिमों का संगठन था, जिसको बहुत लंबा समय लगाकर बनाया गया। क्यों लगाया गया? कि कांग्रेस को टाटा बिरला अंबानी पैसा देते हैं, बीजेपी को टाटा बिरला अंबानी पैसे देते हैं, तो हमारा टाटा बिरला अंबानी क्या है? किसी आंदोलन को अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो अब आंदोलन चलेगा कैसे? पैसे का सोंग नहीं किया जा सकता, पैसे का काम पैसा ही करेगा। पैसे का काम अगर पैसा ही करेगा तो आएगा कहां से? अगर जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हो उन्हीं से आप चंदा मांगते हो तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? कुछ मौलिक बातें तो हमको समझना होगा। अगर कुछ मौलिक बातें हम नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा। मैं 19 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूं और अभी मेरी उम्र 67 साल चली, तो लगभग 50 साल का समय हो गया। तो इस 50 साल में रात दिन मेहनत करने के आधार पर 32 राज्यों में 625 जिलों में हमने संगठन बनाए। फुले शाहू अंबेडकर का नाम लेकर काम करने वाले जो तमाम संगठन है, एक भी संगठन मैंने तो कहीं देखा नहीं। आप लोगों के पास संगठनों के तमाम नाम है, मगर कोई मैदान में लड़ते हुए कुछ दिखता नहीं है। कोई निश्चित आइडियोलॉजी लेकर लड़ रहा हो, कोई निश्चित ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव लेकर लड़ रहा हो, ऐसा शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे तो नहीं दिख रहा। माफ करना, कुछ बातें जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि आपको शायद कुछ बातें मेरी चुभ रही होगी, तो मैं भी कह सकता हूं कि हाँ, मेरी भी बातें आप लोगों को चुभ रही होगी। तो चुभना अच्छी बात है, क्योंकि चुभेगी नहीं तो आदमी का दिमाग जो है झंझनाहट महसूस नहीं करेगा। झंझनाहट महसूस नहीं करेगा तो सोचेगा नहीं। अगर चुभने से आदमी सोचना शुरू करेगा तो सोचने से ही तो बदलाव आता है, विचार से ही तो बदलाव आता है। ज्योतिराव फुले का अपमान किया गया, बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया गया, तो वो अपमान उन्होंने इंडिविजुअल नहीं माना। उन्होंने उस अपमान को इंडिविजुअल नहीं माना, उसने व्यवस्था के विरोध में बदलाव करने के लिए उस अपमान को आधार बनाया। वहां से उनको एनर्जी मिली, वहां से उनको ताकत मिली, और फिर उन्होंने लोगों को संगठित करके इस काम के लिए तैयार किया।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों को निश्चित रूप से विचारधारा को लेकर, ऑब्जेक्टिव को लेकर, उद्देश्य को लेकर कम काम किया जाए, मगर निश्चित ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, निश्चित आइडियोलॉजी होनी चाहिए और उस पर साधारण लोगों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे ही नहीं होता। इतने देर तक मैं 50 साल से कर रहा हूं, तो 50 साल से कर रहा हूं तो लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो इतनी देर तक लोग साथ में कैसे रहेंगे? तो छोड़ के चले जाएंगे। अगर साथ में लेकर आप दीर्घकाल तक लोगों को साथ में लेकर चलते हो तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए जोड़ के रखने के लिए। तो इसलिए साथियों, ये संगठन जो बुनियादी बदलाव लाने का काम करता है, कोई इंडिविजुअल, मान लो हमारा एक आदमी SC ST OBC का आदमी IAS हो गया, IPS हो गया, उसके पास भी ताकत आती है। ऐसा नहीं कि इसके पास ताकत नहीं आती, मगर वो क्या बदलाव कर सकता है? एक IAS आदमी, IPS आदमी अगर बीजेपी के सरकार में IAS है तो बीजेपी के आदेश को फॉलो करना पड़ेगा। वो नौकरी है, चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी है। IAS को ज्यादा से ज्यादा आप क्या कह सकते हो? तो काशीराम जी कहा करते थे IAS को बड़ा बाबू होता है ना, IAS बड़ा बाबू। वो भी मुख्यमंत्री के सामने फाइल लेकर खड़ा रहता है और जब तक मुख्यमंत्री ना बोले बैठो तब तक वो फाइल लेके ही खड़ा रहता है। वो एक छोटा बाबू होता है, एक बड़ा बाबू। चाहे आप IAS हो तो उससे बदलाव नहीं हो सकता। आपके पास संगठित शक्ति चाहिए और बड़ा बदलाव करने के लिए आपको जरूरी है। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई। 9 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अंग्रेज लोग छोड़ के चले गए, उसके बाद चले गए। अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस करें उसके बाद चले गए, क्योंकि उनको राज करना मुश्किल हो गया। लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको छोड़ के चले जाना पड़ा। इससे हम लोगों को सबक मिलता है कि अगर बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए, मास आंदोलन खड़ा किया जाए, तो ये जो अभी पकड़ है 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी बना, भारत भी बना। भारत में हम लोग कह रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए, मुक्ति चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे और विदेशी लोगों को भगाकर उसके जगह ब्राह्मण नाम का विदेशी आ गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी आ गया। अगर एक विदेशी के जाकर दूसरा विदेशी काबिज हो गया, इसको अगर हम आजादी मानते हैं तो मैं तो नहीं मानता इसको आजादी। तो विचारधारा की बात है। कुछ लोग इसको आजादी मान सकते हैं, कुछ लोग इसको आजादी नहीं मान सकते। मैं तो नहीं मानता। विचारधारा का डिफरेंस तो यही होता है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण भी इस बात को मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो विज्ञान ने कहा है, वामन मेश्राम ने नहीं कहा ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए ने कहा ब्राह्मण विदेशी। हर ब्राह्मण के शरीर में डीएनए है, वो डीएनए कहता है ब्राह्मण विदेशी है। विदेशी है कहां का? यूरेशिया में रहने वाले जो लोग हैं यूरेशियन, उनका डीएनए और भारत के ब्राह्मणों का डीएनए एक है। और जब से डीएनए का रिसर्च आया तब से ब्राह्मणों को आर्य कहना भी लोगों ने बंद कर दिया। ये आर्य है, ये भी बंद हो गया। अब ये प्रमाणित हो गया, ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गया, ये आर्य नहीं है, ये यूरेशियन लोग है। डीएनए के अनुसार यूरेशियन लोग है। और इसलिए
अब ब्राह्मण लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो तो विदेशी है। मैं कल परसों टीवी देख रहा था, उसमें एक ब्राह्मण ये बोल रहा था कि हम तो विदेशी लोग हैं। क्योंकि डीएनए में अगर प्रमाणित कर दिया विदेशी है तो विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया। अगर विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया तो आप स्वीकार करते हो अस्वीकार करते हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मानना पड़ेगा। और अगर ये बात मान्यता प्राप्त है तो हमें भी इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करना होगा। ये इतना सामान्य मुद्दा नहीं है, स्ट्रेटेजी प्लान करने का मुद्दा है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते वक्त डिसाइड करने का मुद्दा है, स्ट्रेटेजी प्लान करने का मुद्दा है। इसलिए साथियों, योजना बनाकर प्लान बनाकर हमें जो बदलाव हम लाना चाहते हैं उस बदलाव के लिए संगठित शक्ति निर्माण करने पर हमको सबसे ज्यादा जोर लगाना चाहिए। इसलिए मैंने जिंदगी का इतना लंबा समय संगठित शक्ति निर्माण करने पर ज्यादा जोर लगाया। अभी मेरी उम्र 67 चल रही है, तो 50 साल का समय लगभग जो है केवल संगठन निर्माण करने पर सबसे ज्यादा जोर लगाया। और इस वजह से जब हम भारत बंद करने का या जेल भरो करने का ऐलान कर रहे हैं, तो ऐलान कर रहे हैं देशव्यापी करेंगे, 625 जिलों में करेंगे। तो 625 जिलों में हमारे लोग हैं, वहां तैयारी कर रहे हैं। ये वामसिक जो संगठन हमने बनाया, भारत मुक्ति मोर्चा हमने संगठन बनाया, ये संगठन नहीं, केवल एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हर जगह हमारे पास काम करने वाले कैडर है, उनको मालूम है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके विरोध में करना चाहिए, कौन सा समय कैसे लगाना चाहिए। तो इसके लिए किसी भी आंदोलन को स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन बनाने के लिए 5 साधनों की जरूरत होती है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, 5 साधन चाहिए। और ये 5 साधन आप अपने दुश्मनों से नहीं ला सकते। जिस समाज का आंदोलन आप चला रहे हो उसी समाज से जनरेट करना होगा। उस समाज से अगर आप आंदोलन के लिए रिसोर्सेज जनरेट नहीं करते हो, वो आंदोलन स्वाभिमानी, स्वावलंबी आंदोलन नहीं हो सकता। और जो आंदोलन स्वाभिमानी और स्वावलंबी नहीं हो सकता, वो आपके आजादी की जंग नहीं लड़ सकता। लड़ाई लड़ने की बातें कर सकते हैं, मगर वो आदमी, वो संगठन आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो किसी और से बंधे हुए। कुछ लोग हमें पूछते हैं इतना लंबा समय क्यों लगाया, इतना 50 साल का समय लगाने के बाद अभी आंदोलन की बात आप कर रहे हो। सवाल पूछने को क्या लगता है? पत्रकार लोग भी सवाल पूछते रहते हैं, उनको कौन सा आंदोलन चलाना है, उनको पूछने का काम है, उनका धंधा पूछना है, वो पूछ रहे। आंदोलन करना है और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है और सफलता भी हासिल करना है, तो वो तो उन लोगों को डिसाइड करना चाहिए जिनको ये नेतृत्व करना है। कितना समय लगाना, क्यों लगाना, कैसे लगाना। तो इसलिए साथियों, योजनाबद्ध तरीके से ये आंदोलन चलाया जा रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। अभी हमने एक बहुत बड़े सोच विचार करने के बाद हमारे रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब हम संगठन बनाने का काम नहीं करेंगे, अब हम एक्शन करने का काम करेंगे। और एक्शन भी छोटी मोटी एक्शन नहीं करेंगे, नेशनल लेवल की 625 जिलों में 32 राज्यों के 625 जिलों में करेंगे, एक साथ करेंगे। 4 राज्य बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर है, वो छोड़ दिए। आंदोलन के बाद वहां के लोग खुद ही खड़ा कर देंगे, वहां से खुद ही टेलीफोन आ जाएगा कि हम भी इसको शुरू करना चाहते हैं, तो वो खड़ा हो जाएगा। तो इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी संगठित ताकत जो है हमने निर्माण की है। मैं ये बात आप लोगों को क्यों बता रहा हूं?
कि अगर कोई नया आदमी कोशिश करना चाहता है तो उसको फिर 50 साल लगाना होगा। लगाने की जरूरत नहीं है, अभी बन गया है। ये मेरा संगठन नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती, कोई संगठन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती है, वो समाज का होता है, क्योंकि समाज की उसमें बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम लगता है और उसके द्वारा जो भी रिजल्ट आता है उसका बेनिफिट समाज को ही होता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा विशाल संगठन बन गया है और 2030 तक ये 6 लाख गांव का संगठन बन जाएगा। इस पर मैं काम कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने के लिए एक आदमी को समझाना पड़ता था। मासेस को समझाने का तरीका आंदोलन है। मासेस को समझाना है तो मासेस को समझाने का तरीका आंदोलन है। आंदोलन करो, वो आंखों से देखेगा, दिमाग से नहीं, आंखों से देखेगा। एक तो देखने का तरीका दिमाग है, जो आंख लगाकर देखता है। कितने लोगों ने ये शब्द सुना, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का क्या मतलब है? वो आंख से दूर थोड़ी देखता है, वो दिमाग ऐसा आंख लगाकर दूर तक देखता है, उसको कहते हैं दूरदृष्टि। दूरदृष्टि वो नहीं है जो आंखों से देखी जाती है, दूरदृष्टि दिमाग से देखी जाती है। दिमाग एक दृष्टि है, दिमाग देखता है। तो इस तरह से आपको योजना बनाकर, प्लान बनाकर अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा संगठित शक्ति के निर्माण पर जोर देना पड़ता है। और इसीलिए हमने 50 साल का, लगभग 50 साल का समय संगठन शक्ति पर जोर लगाया और संगठन शक्ति निर्माण की। उसके आधार पर 625 जिलों में आंदोलन करने की बात कर रहा हूं। अभी दूसरों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन होगा तो उस आंदोलन का मैग्नेटिक फील्ड होता है। पता नहीं आप लोग मैग्नेटिक फील्ड समझते कि नहीं पहले? अच्छी बात है, समझते तो अच्छी बात है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये लोहे के टुकड़े होते हैं ना, जहां लोहे के टुकड़े रखो और वहां मैग्नेट रखो तो वो लोहे के टुकड़ों को अपने तरफ खुद ही खींच लेता है। तो ये 625 जिलों का जो संगठन हमने बनाया मैग्नेट है। तो जो आप छोटे छोटे तमाम संगठन हैं, रहेंगे कि नहीं रहेंगे नहीं बोल सकते। मैग्नेट इसीलिए बनाया कि छोटे संगठन बोल नहीं, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड से ही खत्म हो जाते हैं। हर एक को लगता है, मान लो किसी ने संगठन बनाया, अगर आप, क्योंकि कुछ लोगों ने यहां कहा कि संगठन इकट्ठा क्यों नहीं करते? 4 लोगों का जो चौधरी होता है वो किसी की सुनता थोड़ी है, सुनता है? अगर उसके बाद 4 ही लोग हो तो भी नहीं सुनता। तो काशीराम जी ये कहा करते थे कि आप लोग मुझे सलाह दे रहे हो ऐसा करने का, वो बोलते थे, क्योंकि आप लोगों को सारी बातें मालूम नहीं। वो कार्यकर्ता के बीच में बहुत सारी बातें बोलते थे, बहुत सारी बातें वो पब्लिक में नहीं बोलते थे, बहुत सारी बातें कार्यकर्ता के बीच में बोलते थे। तो लोग मुझे सलाह देते हैं, अगर मैं उनके सलाह पर काम करूं तो फिर तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ होने वाला नहीं। मैं अपने जजमेंट के आधार पर काम करूं तो कुछ हो सकता है। ये ध्यान रखने का कि जो लीडरशिप होती है उसका अपना जजमेंट होता है, उसकी अपनी जजमेंट कैपेसिटी होती है, उसके आधार पर उसको काम करना पड़ता है, उसके आधार पर उसको फैसले करने पड़ते हैं और उस फैसले को अमल में लाना पड़ता है, तब जाकर के लोगों को दिखाई देता है। और जो दिखाई देता है उसके साथ लोग लगते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया तो वो तो दिखेगा ना, वो तो आंखों से दिखेगा। जो आंखों से दिखेगा वो दिखेगा ही दिखेगा। हमारा, मेरी एक भी खबर नेशनल मीडिया नहीं छापता। मेरी एक भी खबर नेशनल मीडिया नहीं छापता। मैंने उनके गधे नहीं मारे, घोड़े नहीं मारे, कुछ भी नहीं मारे, मगर मेरी एक भी खबर वो नहीं छापता। कुछ पत्रकारों ने मुझे पूछा, अरे आप अभी 50 साल लगाकर आए, एक आदमी 50 साल का भी नहीं है वो एमपी हो गया और आपका अभी कुछ भी नहीं है।
मैंने कहा भी इसके बारे में मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे पास इसके बारे में जवाब नहीं है, वो कैसे एमपी हो गया, मैं उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपस में लड़ाई झगड़ा करने के पक्ष में नहीं हूं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये समझने की बातें, ये विचार करने की बातें। इसलिए साथियों, अभी जितना विचार संगठन हमने, यही समझाने के लिए मैं ये आंदोलन करने के पहले सारे देश भर में मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं कि ये आंदोलन के बाद अभी 25 चल रहा है, 2030 तक एक 6.5 लाख गांव है, 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा, मासेज का संगठन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि समय तो लगता है, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, समय तो लगेगा। कुछ लोगों को जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी होना चाहिए कि बच्चा 9 महीने के बजाय 6 महीने में बाहर आना चाहिए। अब लोगों को जल्दबाजी है, वो ऐसा सोचते हैं कि 9 महीने के बजाय 6 महीने में आना चाहिए। वो जच्चा भी खतरे में और बच्चा भी खतरे में हो जाता है, दोनों के दोनों खतरा हो जाता है। ऐसा हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता इस तरह का सोचने का कोई मतलब है नहीं। प्रैक्टिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, विचार करके करना पड़ेगा और उसका पूर्वानुमान करके करना पड़ेगा। इसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को खास तौर पर ये समझा रहा हूं। योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, इसलिए समय लग पा रहा है। समय लगता है, इसीलिए समय लगता है। और इसलिए साथियों, योजना बनाकर काम करने में समय जरूर लगता है, मगर इससे सफलता भी मिलती है। इसलिए आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये योजना बनाकर जो काम चलाया जा रहा है, प्लान बनाकर जो काम चलाया जा रहा है, इसमें समय जरूर लग रहा है, मगर आप लोगों का साथ सहयोग और समर्थन की जरूरत है। साथ सहयोग और समर्थन की जरूरत है। अब हम लोग मासेस में एंटर कर रहे हैं और सारी एनर्जी लगा रहे, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, सारी एनर्जी लगा रहे। इसमें करोड़ों रुपया लगेगा, करोड़ों रुपया हमारा समाज जनरेट करेगा। हमारा समाज ही हमारा टाटा, बिरला, अंबानी है। मेरे पास का ये 1 नया पैसा नहीं है। मगर हमारा समाज टाटा, बिरला, अंबानी है, उसके पास है रिसोर्सेज, और उसी के समर्थन से स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन खड़ा होता है, जो खुद अपने बल पर खड़ा होता है। वही आंदोलन हमारे लोगों को अपने मकसद को पूरा करने में कामयाबी दिलवा सकता है। इसलिए योजना बनाकर हम लोगों को काम करने की जरूरत है, और ये काम हम कर रहे हैं। रहा ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा, ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा रोकने के लिए बीजेपी ने ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी ओबीसी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मालूम हो, कुछ लोगों को मालूम नहीं हो। नरेंद्र मोदी ओबीसी है। आरएसएस के लोगों के सामने हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एजेंडा खड़ा कर दिया है, ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा। वो मुद्दा हमने खड़ा किया, हमने वो मुद्दा खड़ा किया, उसके बाद ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। और इसके लिए आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल करके अडवाणी को कहा अभी हमारा, जबकि प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का काम, जो राम रथ यात्रा निकाली थी, वो अडवाणी ने निकाली थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बन गए। सबसे ज्यादा संगठन, विशाल संगठन, मार्क्सिस्ट का संगठन अडवाणी के द्वारा खड़ा किया गया था। जब हमने ओबीसी के मुद्दे को, जाति आधारित गिनती के अंदर ओबीसी के मुद्दे को नेशनल एजेंडे पर लाया, तब आरएसएस ने ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसका क्लेम था अडवाणी को साइड। ये हमारे सामने घटित हो रहा है। आरएसएस को हमारी रणनीति को काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी को सामने लाया। नरेंद्र मोदी को ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाने का इनडायरेक्ट श्रेय हमारे पास भी है, क्योंकि हमने ओबीसी के मुद्दे को नेशनल एजेंडे पे लाया।
इसलिए साथियों, ओबीसी का मुद्दा अभी हमारे आने वाले भारत की राजनीति में बहुत मौलिक रोल प्ले करने वाला है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री जरूर बनाया, मगर ओबीसी का मुद्दा हमने छोड़ा नहीं, वो अभी हमारे जारी है। और लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाकर 52% ओबीसी के लोगों को गिनने से भी इनकार कर दिया, गिनती करने से भी इनकार कर दिया। तो ये काउंटर दावपेच का हिस्सा है, और इस काउंटर दावपेच को हम लोग आने वाले समय में 2030 तक हमने जो संगठन का प्लान बनाया वो बूथ लेवल तक का संगठन 2030 तक बनाने का मामला है। बूथ लेवल तक का संगठन अभी आने वाले समय में 15 लाख बूथ होंगे लोकसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव में 15 लाख बूथ होंगे, तो एक बूथ में एक संगठन की शाखा, तो 15 लाख शाखाएं हमारी भी हो। फिर उसके नीचे शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14-15 सामाजिक समूहों के लोगों का विशाल संगठन देशव्यापी बनेगा। संगठन शक्ति ही इस देश में मौलिक बदलाव लाएगी। जो बदलाव जो जाति के आधार पर देश में 6000 जाति के टुकड़ों को ब्राह्मणों ने बनाया, टुकड़ों को खत्म किए बगैर हिंदू के नाम पर ब्राह्मण लोग इकट्ठा कर रहे हैं। वही ब्राह्मण लोग कहते, दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा आपने, वो कहता है हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अरे हिंदू अगर मुसलमानों की दी हुई गाली है तो तुम एससी एसटी ओबीसी को हिंदू क्यों कहते हो? जब मैंने ये सवाल उठाया तो उनको बदलाव करना पड़ा। अभी वो हमारे लोगों को हिंदू कहने के बजाय दूसरा नाम दे। आप लोगों को, वो लोग आज तक आज सनातन कह रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा ये सनातन क्यों कह रहे हैं। बगैर क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो मैंने सनातन कहने के लिए उनको मजबूर किया। मैंने ये सवाल उठाया कि दयानंद सरस्वती तुम्हारा ब्राह्मण है, वो कहता है हिंदू मुसलमानों की दीदी गाली है, तो तुम हमें गाली क्यों दे रहे हो? तो ब्राह्मणों ने सोचा, आरएसएस ने सोचा कि वामन मेश्राम ये मुद्दा लोगों तक लेके जाएगा और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहेगा कि आरएसएस के लोग हम लोगों को हिंदू के नाम पर गाली दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे लोग आरएसएस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जब उनको ऐसा लगा तब जाकर के आरएसएस के लोगों ने हिंदू शब्द बोलना बंद कर दिया और नया शब्द लाया। नया शब्द लाया सनातन। फिर मैंने उन लोगों को कहा, अरे ये सनातन भी तुम्हारा नहीं है, एस धम्मो सनातनो, ये बुद्ध का प्रवचन है। इस बुद्ध के प्रवचन में सनातन शब्द आया है। ये पाली लिटरेचर का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, ये पाली लिटरेचर का शब्द है। एस धम्मो सनातनो नाम का जो प्रवचन है बुद्ध का, उस प्रवचन में सनातन शब्द आया। सनातन शब्द का यह अर्थ होता है, सनातन शब्द का एक अर्थ यह होता है मूल निवासी। सनातन है शुरू से रहने वाले, शुरू से, प्रारंभ से। अब ब्राह्मणों को सनातन कहना भी मुश्किल हो जाएगा। अब उनके सामने संकट खड़ा हो गया कि अब कहे तो क्या करें। मैंने उनको प्रस्ताव दिया, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम सनातन भी मत कहो, तुम कहो तुम ब्राह्मण। और प्रचार करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम ब्राह्मण हो। कल तक तो तुम ब्राह्मण ही कहते थे। अंग्रेजों ने जब एडल्ट फ्रेंचाइज का मामला लाया, प्रौढ़ मताधिकार का मामला लाया, जन्म आधारित सिद्धांत के आधार पर तुम लोगों ने समाज को यह मनवाया था
कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है, तो ये जन्म आधारित सिद्धांत तुम्हारे बहुत देर तक काम में आया। जब प्रौढ़ मताधिकार की बात सामने आई तब ब्राह्मणों को समझ में आया कि जन्म आधारित सिद्धांत प्रौढ़ मताधिकार के सामने टिकने वाला नहीं। अब हर 21 साल के व्यक्ति को उम्र के आधार पर वोट का अधिकार होगा, तो जन्म आधारित सिद्धांत जो है उसके अनुसार ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% निकलेगी। ये जन्म आधारित सिद्धांत कुछ समय तक, बहुत देर तक तुम्हारे वर्चस्व का कारण रहा। अब तो 21 साल की उम्र के आधार पर गिनती होगी, प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर वोट का अधिकार होगा, और इस आधार पर संख्या इन लोगों की ज्यादा होगी। इन लोगों की ज्यादा होगी तो राज भी इन्हीं लोगों का होगा। इस वजह से उन लोगों को हिंदू कहना पड़ता है, इस वजह से उन लोगों को सनातन कहना पड़ता है, ये सारा चेंज कहना पड़ता है। ये सारी चर्चाएं सारे देश के अंदर करनी होगी और इसका लॉजिकल एंड करना होगा। प्रबोधन में, जागरण में, लोगों के दिमाग में ये डालना होगा। जब लोगों के दिमाग से ये बात निकलेगी तब जाकर के ब्राह्मणों का मामला रफा दफा हो जाएगा। दिमाग में ब्राह्मणों की समस्या क्या है? हमारे दिमाग में बसा हुआ है, और इस वजह से हमारे लोग जो फंसे हुए हैं, दिमाग में फंसे हुए हैं, वो ब्राह्मणों के कंट्रोल में है। ब्राह्मणों, जो हमारे लोगों का दिमाग है वो ब्राह्मण के कंट्रोल में है। तो कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मण हमारे घर में नहीं आ रहा है, वो उन्होंने तकनीक डेवलप किया, उसके आधार पर उन्होंने दिमाग को डेवलप किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। इसलिए योजना बनाकर, प्लान बनाकर ये करना होगा, और इसके लिए चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार चलने वाला नहीं, इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। इसमें आपके पास एकदम आइडियोलॉजी के आधार पर ही आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको आइडियोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि चाकू, छुरी, बंदूक लेकर के हमारे दिमाग के अंदर जो ब्राह्मण बैठा हुआ है उसको कैसे निकालोगे? खुरच कर नहीं निकाल सकते। एक लॉजिक को दूसरे लॉजिक से काउंटर करना होगा, और वो लॉजिक सुपीरियर होना चाहिए। अगर वो लॉजिक सुपीरियर है तो आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा, आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा, पुरानी बात डिलीट हो जाएगी। ये इतना आसान नहीं है जो मैं आप लोगों को जितने आसानी से समझा रहा हूं, क्योंकि 50 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। संगठन बनाना इतना आसान काम नहीं है। हमारे समाज में लोग संगठन बनाते हैं, मेरा तजुर्बा है, 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता संगठन, 3 साल से ज्यादा नहीं रहता। 3 साल चलता है, फिर गायब हो जाता है, फिर दूसरा पैदा हो जाता है। सफलता हासिल करने के लिए कितने लोगों को पता है 100% के समर्थन की जरूरत नहीं है? मायावती को काशीराम जी ने मुख्यमंत्री बनाया 30% वोटों पर, तो 70% तो विरोध में थे। मैं आपको मौलिक बात समझा रहा हूं। आप कह रहे हो संगठनाओं को इकट्ठा करो, तो 4 आदमी का चौधरी इकट्ठा नहीं आता भाई, सुनता नहीं है किसी की। ये व्यवहारिक कार्यक्रम नहीं है। वैसे ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है, और हर आदमी को लगता है अच्छा, और सबसे ज्यादा जो संगठन नहीं बनाता उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको व्यवहारिक कोई ज्ञान है ही नहीं। अगर जिसने 4 लोगों के समर्थन का संगठन बनाया और उसको आके समझाने का काम किया होता, तो उसको रिजल्ट आ गया होता कि नहीं मेरा अपना चलेगा, तुम्हारा अपना चला। जब ऐसा अनुभव होता तो वो दोबारा ये बात कभी कहता नहीं। ये उपाय नहीं है। उपाय क्या है? सफलता हासिल करने के लिए 100% के समर्थन की जरूरत नहीं। सफलता हासिल करने के लिए 100% की जरूरत नहीं है। मायावती को काशीराम जी ने 30% में मुख्यमंत्री बनवाया था। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं।
तो इसलिए हम लोगों को व्यावहारिक काम करना होगा और व्यावहारिक धरातल पर संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा और प्रभाव निर्माण करना होगा और इसके आधार पर अपने लोगों का समर्थन हासिल कर सकते हैं। मेरा मीडिया मेरी खबरें इसलिए नहीं लाता, मैं मेरे से बहुत ज्यादा डरता है। मैं इतनी लकड़ी नहीं रखता उस आदमी, मेरा इतना डर लगता है मीडिया के, प्राइमरिकल मीडिया जो है उनको मेरा इतना डर लगता है, मैं इतनी छोटी लकड़ी भी नहीं रखता हूं कि मैं लकड़ी से उसको मारूंगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, ना मां इस तरह का कोई सोच है। फिर उनको क्यों डर लगता है? उनको मालूम है कि एक कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने की जो कार्य प्रणाली बनाई, तो इनको हम आतंकवादी भी नहीं कह सकते। पकड़ना होगा तो आतंकवादी कहना पड़ेगा ना, आतंकवादी भी नहीं कह सकते। इसलिए बता रहा हूं कि ये एक तरीका है जिसके आधार पर हम अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं। अब आप देखते रहेंगे कि ये जो 9 अप्रैल को मैं भारत जेल भरो आंदोलन कर रहा हूं और भारत बंद कर रहा हूं, तो इसमें 2030 तक बहुत तीव्र ध्रुवीकरण होगा। सामान्य ध्रुवीकरण नहीं होगा। ध्रुवीकरण शब्द भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ध्रुवीकरण सामान्य शब्द नहीं है। तीव्र ध्रुवीकरण होगा और मासेस का होगा। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे और वो लोग जो दुश्मन है वो भी देखेंगे, तो जो मेरी खबरें नहीं छाप रहे मेरी खबरें छापना शुरू करेंगे। और मेरी खबरें काहे के लिए छापेंगे? मेरा विरोध करने के लिए छापेंगे। मैं तो ये कहता हूं, जो संगठन शक्ति होती है, यदि हमारा मीडिया समर्थन करे तो भी हमें फायदा होगा, हमारा विरोध करे तो भी हमें फायदा होगा। संगठन शक्ति के बदौलत होगा, क्योंकि हम संगठन शक्ति के बदौलत जो मिस प्रोपेगेंडा प्रचार में लाया जाएगा उसका जवाब देने के लिए उसी तहसील में, उसी डिस्ट्रिक्ट में हमारे आदमी रहेंगे कैडर पे, उधर ही जवाब दे दिया जाएगा। तो ये संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार हमें मिला, संविधान के आर्टिकल 19 में संगठन बनाने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, अपनी विचारधारा का विकास करने का, अपनी रणनीति बनाने का, इस संविधान के आर्टिकल 19 के तहत ये अधिकार सभी लोगों को मिला। इसी अधिकार का उपयोग आरएसएस के लोग कर रहे हैं। वो जो संविधान को मानते नहीं हैं वो भी आर्टिकल 19 का उपयोग कर रहे हैं। इस कमजोरी को भी ध्यान रखना होगा और इस ताकत को भी समझना होगा। इस ताकत को हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इस कमजोरी का आरएसएस के लोग फायदा उठा रहे हैं। इसका फायदा आज ले रहे हैं, उनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। जब हमारी संगठित शक्ति काम करेगी तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए हमने आंदोलन किया था। आज तक किसी संगठन ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का कार्यक्रम तो ऐसा तो दिमाग में सरदार जी किसी का आया नहीं। करने की जोड़ो, ऐसा किसी के दिमाग में भी नहीं आया कि आरएसएस के हेडक्वार्टर को छोड़ा जा सकता है। उसके बाद खबर आई कि अब आरएसएस अपना हेडक्वार्टर नागपुर छोड़कर अयोध्या बना रही है। समझ रहे हैं संगठन शक्ति की ताकत। तो मैंने मैसेज दिया, अयोध्या अभी भारत में ही है, अभी वो तुम्हारे देश में नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है, इसके तहत हम अपनी बात कह सकते हैं, अपने लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों की ताकत बढ़ा सकते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को संगठन शक्ति निर्माण करने पर ज्यादा जोर लगाना चाहिए। अभी हम लोग मासेस का संगठन बनाकर काम करने वाले हैं, उस पर हम ज्यादा जोर देने वाले हैं। और इसी के अंतर्गत 9 अप्रैल को जेल भरो होगा और उसके बाद में 1 अप्रैल को
हम लोग 1 जून को हम लोग भारत बंद करेंगे। ऐसा हर 6 महीने में करेंगे एक बार। 5 महीने 29 दिन तैयारी करेंगे और 1 दिन सड़कों पर उतारेंगे। साल में ऐसा 2 बार करेंगे और 5 महीने 29 दिन लोगों के बीच में जाके तैयारी करेंगे और संगठन मजबूत करने का काम करेंगे। तो ऐसा लगभग 14 बार करेंगे तो 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। संगठन शक्ति से ही बदलाव होगा। मैं बार बार रिपीट करके आपको बता रहा हूं, कोई इंडिविजुअल आदमी बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। मैंने आपको उदाहरण दिया, हमारे समाज का कोई IAS IPS अधिकारी है, वो भी बदलाव नहीं ला सकता। जो समाज बदलाव करने का काम चाहता है वो काम कोई IAS IPS नहीं ला सकता। जिसकी सरकार होगी उसका हुक्म बजाना उसका जिम्मेदारी होगी। सरकार के पास बहुत पावर होते हैं। अगर कोई अधिकारी अकड़ वाला है, अगर वो नहीं सुनता है तो उसको किसी भी काम दिए बगैर ऐसे ही चुपचाप बिठा देते। पता है, अधिकारी रहे अपने साथी, पता है, अगर कोई अधिकारी किसी सरकार की नहीं सुनता है तो सरकार उसको काम ही देना बंद कर देता है। ठीक है, सैलरी ले, मेरे बाप के घर की सैलरी तो जाएगी नहीं। कोई आदमी IAS अधिकारी है, उसको किसी भी प्रकार का काम दिए बगैर चुपचाप बिठा के रखो, ज्यादा देर चुपचाप नहीं रह सकता। तो इसीलिए साथियों, ये संगठित शक्ति निर्माण करने का कोई विकल्प नहीं है। संगठित शक्ति निर्माण करने पर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, बूथ लेवल के संगठन पर अभी हमारा थ्रस्ट है। बूथ के नीचे सामाजिक समूह, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, MBC, OBC, माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करना होगा। जब हम समाज को अपील करते हैं तो जे हमारी बात मानता है उतने ही आते हैं, जो जागृत है उतने ही आते हैं। संगठन कॉन्शियसली बनाना पड़ता है। अगर आपकी अपील मुस्लिमों तक पहुंच नहीं रही है तो तुमको मुसलमानों में जाकर अपना संगठन खड़ा करना होगा। तो ये तो कर सकते हैं, हमने तो करके देखा है, हम तो ऐसा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर का मुसलमानों का संगठन हमारे पास है। भाई, ये बात रिपीटेडली इसलिए कह रहा हूं कि अब और आगे कोई नया प्रयोग करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रयोग आप करना चाहते हो तो मुझे लिख के भेजो, मैं उसे ऑल इंडिया में लागू कर देता हूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास लिख के भेजो। अगर वो बहुत बढ़िया बात है तो एक जिले में काहे के लिए लागू कर रहे हो, सारे देश भर में लागू कर देता। अगर बढ़िया बात है, अच्छी बात है, सारे समाज के हित की बात है, फायदे की बात है, हमारे आंदोलन के हितकारी है, तो मैं सारे देश भर में लागू कर देता हूं। हमें भी तो समझ में आता है क्या फायदे में है, क्या नुकसान में है। इतना लंबा समय लगाया तो इतना तो समझदारी है हमारे अंदर कि क्या किस चीज का फायदा होगा समाज का और किस चीज का फायदा नहीं होगा। इसलिए साथियों, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। 3:45 बजे का समय हो गया है और लंबी बात कहे बगैर मैं केवल अपील करता हूं कि ये आने वाले समय में जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, इस अभियान को आप लोग साथ सहयोग और समर्थन करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।